कैसे हैं आप सब लोग? अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेज करेंगे, बाकी लोग भी ज्वाइन करें क्लास को। अभी बहुत ही कम लोग हैं पार्टिसिपेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है आवाज। ये सब लोग साइलेंट क्यों हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने बस ज्वाइन किया और सो गए बाद में। नहीं सर, सुन रहे हैं सर। अच्छी बात है यार। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग, और उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कैपिटल बजटिंग एंड व्हाई कैपिटल बजटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन द कैपिटल बजटिंग। उसमें हमने 4 टेक्निक्स को डिफाइन किया था। उसमें सबसे पहले आपके पास पे बैक पीरियड था, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 3 हमने जो है ना वो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है वो हमने स्टडी की हैं। ये लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा यूज भी होती है, और इस पे और ये इन तीनों टेक्निक से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। लेकिन हम इसको ट्राई करेंगे कि जी आज जो है ना आप इसको सीख लें। इंटरनल रेट ऑफ जो रिटर्न जो टेक्निक है ये सिमिलर हम इसको यूज़ करते हैं जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू जो अप्रोच आपने स्टडी की थी, उसमें हमने अपनी तमाम कैश फ्लोज को उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है पहले उसके जरिए उसको फाइंड आउट किया था। आप लोग एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें आईआरआर की, the discount rate that equates the present value of the future cash flows from the investment project with the project initial cash outflow। अच्छा, इसमें जो आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आप अपने कैश फ्लो की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस डिस्काउंट रेट के ऊपर जिसके ऊपर आपके जो कैश फ्लोज हैं वो उनकी वैल्यू 0 आ जाए। कल जो हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था उसमें ये था कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि 0 से ग्रेटर है तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल है, वो एक्सेप्टेबल है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 से लेस है तो हम आपके वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम वो डिस्काउंट रेट यूज करते थे और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज ऑपोजिट है, वहां पे हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आपने डिस्काउंट रेट को फाइंड आउट करना है।
आईआर में आपने क्या करना है, आपने कैश आउटफ्लो, ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। इसमें हमारे पास आपको पता है जो कैश आउटफ्लो है वो $1 लाख था, और फर्स्ट ईयर में हमारे पास कैश इनफ्लो कितना है, 34,000 है, सेकंड ईयर में 39,000 है, थर्ड ईयर में अगेन 39,000 है, और फोर्थ ईयर में 32,000 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें $1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 4 इयर्स में ये वाली अमाउंट मिलेगी। अब यहाँ से हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा। ठीक है, यानी आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, वो आपने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपने फाइंड आउट करना है। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। यानी ये वही है जो कल हमने लास्ट क्लास में इसको हमने डिस्काउंट रेट कहा था, उसमें हमने डिस्काउंट वैल्यू को खुद एस्टिमेट, यानी कि डिस्काउंट वैल्यू हमारे पास गिवन थी, उसकी बेस पे हमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इस केस में क्या है कि हमारे पास सिर्फ कैश इनफ्लोस की वैल्यूज मौजूद है, और जो हमारे पास 1 लाख है वो मौजूद है। ठीक है, तो इतना डाटा हमारे पास गिवन होगा। अब उसके बाद अब आपने इसमें जो मेथड फॉलो करना है उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इस IRR के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, आपने इंटरपोलेशन टेक्निक को यूज करना है। अब ये इंटरपोलेशन टेक्निक क्या है, इंटरपोलेशन टेक्निक ये होती है कि आप एक जो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो डिस्काउंट फैक्टर है ना, एक आप अपनी मर्जी का चूज कर लेते हैं, और आप लोगों ने भी जब चूज करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्मॉल वैल्यू चूज करनी है, यानी कि 10%, 15%, इस तरह की आपने कोई वैल्यू फाइंड आपने चूज करनी है। अब इस एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया 15%। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 15% ये उन्होंने खुद अज्यूम किया है। जब उन्होंने 15% के ऊपर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ठीक है, तो देखें ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आई है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो कैश फ्लोज हैं, आपके पास फर्स्ट ईयर का देखें, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, आपके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के कैश इनफ्लोज मौजूद हैं। आपने इन कैश इनफ्लोज को का जो 15% जो डिस्काउंट फैक्टर आपने यूज किया, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आप इसका टोटल करें। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको शो हो रहा है कि जी इसकी जो वैल्यू है वो 1,04,000 है, 1,04,000 है। और जबकि हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये जो प्रेजेंट वैल्यूज है ना, इनको हमने 1 लाख के इक्वल लेके आना है। इसको हमने 1 लाख, एग्जैक्ट 1 लाख लेके आना है, क्योंकि जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो 1 लाख है, तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यूज का जो टोटल है वो भी इक्वलेंट टू 1 लाख होना चाहिए। अब हमने 15% डिस्काउंट रेट फैक्टर यूज किया, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यूज है उसका टोटल आ गया है 1,04,000, 1,04,000। अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर आप डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज करें तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? सर डिक्रीज। अगर मैं 15 की जगह पे, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा कि जब आप डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज करते हैं ना, तो उससे प्रेजेंट वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है,
और जब आप प्रेजेंट डिस्काउंट फैक्टर को डिक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगी। इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब आप ये देखें कि अब अगर आपने 1,04,000 को अगर आपने कम करना है तो आपको डिस्काउंट रेट अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अज्यूम कर लिया देन 20%। पहले हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर था 15%, अब उन्होंने दोबारा अज्यूम कर लिया 20%। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यूज का जो टोटल है वो 1,04,000 है। आप अज्यूम करें कि अगर यहाँ पे 90 आ जाता फिर आपको डिस्काउंट फैक्टर अपना कम करना पड़ना था। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 लाख से अबव है तो हमने जो डिस्काउंट फैक्टर है उसको 20% कर दिया है। जब आपने 20% किया तो आपने इसका टोटल करना है। 1000 की जो प्रेजेंट 28,000 है और 39 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास 27,000 है और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है ये 20% डिस्काउंट फैक्टर के साथ। अब आप इसका टोटल देखें, इन तमाम प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो आपके पास 94,000 आ गया है। दैट मीन के अब पहले ज्यादा आ गया था, अब कम आ गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि अब आपकी जो वैल्यू है 1 लाख जो वैल्यू वो इन दोनों के कहीं दरमियान में फॉल करती है, यानी कि 1,04,000 और 94,000 इन दोनों के सेंटर में कहीं ना कहीं आपकी 1 लाख की वैल्यू फॉल करती है। अब आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेटा आपने एक छोटी सी अप्रोच है, इसको आपने याद रखना है। इसी अप्रोच को बेसिकली हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अब आपने इंटरपोलेट मेथड फॉलो करना है एक मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप इसके सेंटर में देखें IRR। ये जब आपका डिस्काउंट फैक्टर 15% था तो आपकी वैल्यू थी 1,04,000 और जब आपका डिस्काउंट फैक्टर 20% था तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आया 94,000। अब आप ये देखें कि 1 लाख इन दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं फॉल करता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। अब आपने क्या करना है, 1,04,000 का 1 लाख से डिफरेंस निकालना है, वो निकला है 4,000। फिर आपने 1,04,000 का 94 का डिफरेंस निकालना है तो वो निकला है 9,700। ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपने इन दोनों के दरमियान आ जाए। अब आप इस साइड पे भी आ जाए, लेफ्ट साइड पे। अब 0.15 से IRR का डिफरेंस कितना है वो दोनों ही हम बता सकते हैं, उसको हमने x के साथ डिनोट कर दिए। लेकिन 0.15 का 0.20 से जो डिफरेंस है वो 0.05 है, यानी 15% और 20% जो हमने डिस्काउंट फैक्टर यूज किया था उन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.05, ठीक है। अब आप ये देखें, अब ये दो वैल्यूज ये आ गई हैं आपके पास और दो वैल्यूज राइट साइड पे हैं तो दो वैल्यूज आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं। अब इनको अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एक बेसिक अलजेब्रिक मेथड है वो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है, बल्कि आपने रेशियोज भी पढ़ी हैं, इनइक्वालिटीज भी पढ़ी हैं। तो अब उस मेथड के जरिए आपने इस x वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 0.05, यानी कि इन दोनों को पहले आप इधर डिवाइड करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपने, ये जो आपके पास जो लास्ट में जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको आपने राइट साइड पे आपने डिवाइड कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x की वैल्यू निकलेगी 0.0214। ये आपके पास x की वैल्यू है। अब आप ये देखें कि आपने बेसिकली IRR यानी कि 1 लाख के एग्जैक्ट सामने क्या कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। अब आप ये देखें कि x क्या था, IRR का जो डिफरेंस है 0.15 वो x है। अगर आप 0.15 में x की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट IRR की वैल्यू आ जाएगी और उन्होंने एग्जैक्ट देखो यहाँ पे यही किया है, ठीक है। आपने 0.15 में x की वैल्यू को ऐड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.1714।
दैट मीन्स 17%। अब ये आपके पास IRR की वैल्यू है एंड दिस इज द आंसर। यानी कि आपने बेसिकली IRR को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ज्यूम करें अगर x की वैल्यू IRR से नीचे आ जाती तो फिर आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ना था, ठीक है बेटा। आपने ये बात याद रखनी है, जब x की वैल्यू ऊपर आएगी तो आप उसको प्लस करेंगे और अगर x की वैल्यू नीचे आएगी तो आप उसको माइनस करेंगे और वो माइनस करेंगे 0.20 से, फिर 0.15 नहीं आएगा, फिर आप उसको 20% में से माइनस करेंगे तो आपके पास IRR की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। अब आज की जो हमारी 4 टेक्निक है उसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो टेक्निक है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि उसमें हमारे पास डिस्काउंट रेट गिवन होता था और हम अपने आंसर की बेस पे डिसाइड करते थे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो कैश फ्लोज की जो वैल्यूज हैं वो भी मौजूद हैं और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी मौजूद है, लेकिन डिस्काउंट रेट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितने परसेंट डिस्काउंट रेट के साथ इस 1 लाख के इक्विवेलेंट हो सकती हैं, वो आपने IRR फाइंड आउट करना है। यानी मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको हर साल 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो 5 साल के बाद भी आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब आपने ये खुद निकालना है कि ये जो आपको 2.5 लाख रुपए जो 5 साल तक मिलेंगे, इससे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट होगा। जो IRR है वो बेसिकली हमें वो डिस्काउंट रेट या वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की वो टेक्निक सिखाता है कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए बेटा ये वाला फार्मूला है, इसमें आप ये देखें कि आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने अगर 4 ईयर के कैश इनफ्लोज मौजूद हैं तो आपने 4 ईयर के साथ इसको इस इक्वेशन में लिख लिया। अब आपने IRR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन तमाम इक्वेशंस के लिए। इस पूरी इक्वेशन में आपने IRR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस IRR की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरपोलेशन जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। अब इंटरपोलेशन टेक्निक क्या होती है? इंटरपोलेशन टेक्निक में आप IRR की पहली वैल्यू खुद अज्यूम करते हैं और वो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, 10 कर लें, 15 कर लें, 5 कर लें, 20 कर लें, लेकिन जो रीजनेबल वैल्यू है ना वो आपको नॉर्मली अज्यूम करनी चाहिए। अब इस बुक में उन्होंने खुद अज्यूम की है 15%। ये देखें टेबल में देखें आप 15%, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी आपका जो डिस्काउंट रेट है वो 15% है, हमने खुद अज्यूम कर लिया। अब इस 15% का जो डिस्काउंट रेट है इसको जब आपने अपनी कैश इनफ्लोज के ऊपर अप्लाई किया तो उनकी जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो आपके पास ये वाली आ गई हैं थर्ड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम में जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं अब इनका आपने टोटल कर लेना है। जब आपने इसका टोटल किया तो आपके पास देखो रिजल्ट आ गया 1,04,000, 1,04,000। अब इस 1,04,000 की बेस के ऊपर आपने डिसाइड करने हैं कि अब आप क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू को बराबर करना है 1 लाख के। अगर यहाँ पे 1 लाख आ जाता तो दैट मीन कि जी हमारा जो IRR है वो 15% है। अब क्योंकि ये 1 लाख नहीं आया तो अब हमें इस चीज को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोबारा कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखना है कि जो डिस्काउंट रेट होता है वो प्रेजेंट वैल्यू को डिक्रीज करता है। अगर आप अपना डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। अगर आप इसी तरह अगर आप अपना जो डिस्काउंट रेट है उसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगी, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज करेगी। यानी कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हमने जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो उसको हमने चूंकि कम करना है तो कम करने के लिए हमें डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमने दोबारा फिर अज्यूम कर लिया कि जी अब हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 20% है।
पहले हमने एज्यूम किया 15% है, अब हमने एज्यूम किया 20% है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये वैल्यू 1,04,000 की बजाय 95,000 आ जाती तो फिर आपका डिसीजन क्या होता? फिर आपको जो डिस्काउंट रेट है वो अपना डिक्रीज करना पड़ना था। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना है तो फिर आपको डिस्काउंट रेट को कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑलरेडी 1 लाख से अबव है तो आपने डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर लिया ताकि प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाए। जब आपने 20% पे इन्हीं कैश इनफ्लोज की जो वैल्यू का जब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास रिजल्ट आ गया 94,000। अब आप ये देखें कि अब आपका जो 1 लाख है वो इन दोनों के दरमियान में है, इन दोनों के सेंटर में कहीं फॉल कर रहा है। अब वो किस रेट के ऊपर फॉल कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो हम मेथड फॉलो करते हैं उसी इस मेथड को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन क्या होती है? अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जी जब आपने 15% डिस्काउंट रेट लिया था तो आंसर आया था 1,04,000 और जब आपने 20% डिस्काउंट रेट लिया था तो आपका रिजल्ट आया था 94,000। ठीक है, ये देख लें। अब आप ये देखें कि जो 1 लाख है वो इन दोनों के कहीं दरमियान में फॉल करता है। अब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि अब आपने बेसिकली आईआरआर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस आईआरआर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना, आप ये देखें 0.15 से जो आईआरआर का जो यानी 5 यानी कि आप टॉप और बॉटम का जो डिफरेंस ले लें, इसी तरह आपने राइट साइड पे ले लेना है। इस तरह 1,04,000 से 94,000 का डिफरेंस कितना है? 9,700। अब आपने इन इनक्वालिटीज और जो प्रोपोर्शनेट के जो आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये उसी मेथड के जरिए हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालें और 4,000 को डिवाइड करेंगे आप 9,700 के साथ। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 0.0214। अच्छा, अब आपने इस वैल्यू को आईआरआर में किस तरह से कैलकुलेट करना है? अब आप ये देखें कि जो 1 लाख है, जो 0.0214 है, अगर x की वैल्यू चूंकि ऊपर आ रही है तो आपने इसको 0.15 में ऐड करके लिखना है, ये जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर x नीचे की तरफ होता, जैसे आईआरआर और 0.20 अगर इसके दरमियान में होता तो फिर आपको x की वैल्यू को इसमें से माइनस करना पड़ना था 0.20 से, और आपके पास आंसर आ गया 17.14%। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये टेक्निक है कि आपने आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करना है। आपको जब भी आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा आपको कैश जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बताई जाएगी और जो इनफ्लो है वो बताए जाएंगे। तो इस मेथड के जरिए, जो मेथड अभी आपने सीखा है, इस मेथड के जरिए आपने आईआरआर को कैलकुलेट करना है। हाँ जी, अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। चलें, ये बताएं कि ये जो मैंने भी आईआरआर को कैलकुलेट किया है, कोई स्टूडेंट इसको रिपीट कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि हम आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरी आवाज आप सबको आ रही है?
मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Yes, sir. यस सर। जी जी सर। तो बेटा कोई बोले तो सही ना, आप कोई बता ही नहीं रहा। क्यों बेटा, क्लास हो गई आपकी? चलो लगाओ। इसका मतलब है कि अब आपने मेरे से नहीं डिस्कस करना, अब बाद में खुद आपस में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, अब बाद में खुद कीजिएगा। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब हम ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो इसमें डिफिकल्टीज क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले डिफिकल्टी पढ़ेंगे डिपेंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब इसमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है जी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं होता, उस प्रोजेक्ट को हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। और डिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि जब तक आप एक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे स्टार्ट कर सकते, यानी कंडीशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपने इन तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है क्या वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, क्या वो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, या वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि रैंकिंग प्रॉब्लम। रैंकिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कल भी कहा था कि कैपिटल बजटिंग जो टेक्निक है वो हम फॉलो करते हैं अपने डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा रिटर्न देगी, या कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो कम रिस्की है, या कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब आपने 4 टेक्निक्स पढ़ ली हैं। आपने पे बैक पीरियड पढ़ लिया, IRR पढ़ लिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ ली, और आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आपने 4 टेक्निक्स पढ़ ली हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको हम रैंकिंग नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि स्केल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हर जो प्रोजेक्ट होता है उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, उसकी अपनी एक टाइमिंग होती है, और हर प्रोजेक्ट की अपनी एक लाइफ होती है। कोई प्रोजेक्ट है जो कि 5 साल के लिए है, कोई प्रोजेक्ट की लाइफ 6 साल है, किसी प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है। तो इसलिए आप उनकी रैंकिंग नहीं कर सकते, रैंकिंग करना बहुत मुश्किल है। अगर जो एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट है फिर तो ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट किसी और सेक्टर का है, दूसरा किसी और का है, तो आप इनकी खुद से रैंकिंग नहीं कर सकते। रैंकिंग करना मुश्किल काम है। तीसरा इसमें हमारे पास जो डिफिकल्टी लेवल है वो ये आ जाता है मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी प्रोजेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि जी पहले 3 सालों में जो कैश इनफ्लोज है उसका पैटर्न कुछ और है, अगले 5 सालों में पैटर्न कुछ और आएगा, अगले, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो एक सीक्वेंस के जरिए, या जो प्रोजेक्शन आपने की है उस प्रोजेक्शन के मुताबिक ही आपको बेनिफिट करे। बेनिफिट का मतलब है कैश इनफ्लोज, रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये एक बड़ी आइडियल अप्रोच होती है कि आप जो मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हैं, ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है जब आपने IRR को कैलकुलेट करना। लेकिन जो मल्टीपल IRR है वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, और उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं उसको भी करना किसी एक्सपर्ट का काम है। तो ये जो मल्टीपल जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक डिफिकल्ट टास्क है जो कि करना बहुत मुश्किल है। कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए या एक्सपेंडिचर्स की लिमिट होती है। जैसे आप देखें पाकिस्तान इस वक्त पाशा डैम बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान मोटरवे बन रही है। क्या गवर्नमेंट सारा पैसा प्रोजेक्ट के लिए एक ही दफ़ा दे देती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एक अमाउंट एलोकेट करती है कि जी हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतना पैसा एलोकेट कर दिया है। आप अनलिमिटेड फंड के साथ नहीं काम करते हैं। यानी कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सम टाइम
जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे होते हैं कैपिटल रेशनिंग की वजह से, तो उनकी जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि अनलिमिटेड फंड के साथ काम कर रही हो, उनके पास फंड्स की लिमिटेशन होती है। तो इसी चीज को हम कैपिटल रेशनिंग कहते हैं, ठीक है। तो समटाइम आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हैं, इसलिए उनके जो IRR है वो भी डिफरेंट आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक और डिफिकल्टी है सिंगल पॉइंट एस्टिमेट्स। सिंगल पॉइंट एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो आप पूरे साल की एक ही वैल्यू निकालते हैं। यानी आपने अज्यूम कर लिया कि जी पहले साल आपको इतने रेवेन्यू मिलेगा, सेकंड ईयर में इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर में इतना मिलेगा। आपने एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेशन कर ली, लेकिन आपको पता है एक सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि आप अपनी वैल्यूज की तमाम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगले साल अगर आपके रेवेन्यूज अगर ये कंडीशन होगी तो कम हो जाएंगे, अगर ये वाली कंडीशन सिचुएशन होगी तो ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल सिचुएशन रही तो ये वाले हो जाएंगे। अब ये बताएं कि जिन लोगों ने अपने बिजनेस रन एस्टैब्लिश किए हुए हैं, अब कोविड ने आके उन सब के बिजनेस की जो फिजिबिलिटीज थी वो सारी खराब कर दी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए और बहुत सारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इसी जो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि जब आप अपनी फ्यूचर की कैश इनफ्लोज की प्रोजेक्शन करते हैं तो उसका बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि आप तीनों कंडीशन को डिस्कस करें, गुड को, बैड को और नॉर्मल को, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो आपकी वैल्यूज होंगी वो आपकी जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और लास्ट वन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का बेटा कंसेप्ट ये होता है जब आप अपना प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट को पीरियडिकली उसका रिव्यू करना पड़ता है, यानी कि उसके टाइम उसके इंटरवल सेट किए होते हैं। प्रोग्रेस रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पैसा लगा के छोड़ देते हैं। आपने उनके कुछ टारगेट सेट किए होते हैं कि जी इतने टाइम पीरियड में इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इतने टाइम में इतना हो जाएगा, तो आप उसका प्रोग्रेस रिव्यू चेक कर देते हैं। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसकी दोबारा एक ऑडिट करते हैं कि जितनी प्रोजेक्शन आपने की थी और जितनी आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी जो आपने टारगेट सेट किए थे उनमें कितना डेविएशन आया है। तो वो आपकी एक पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट रिपोर्ट बनती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन सब के अंदर एक आपकी पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट रिपोर्ट होती है जो कि बताती है कि आपकी जो फिजिबिलिटी थी उसमें और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो बेटा ये आपके सारे हमने कुछ डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस किया है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपने कुछ चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है इस रिकॉर्डिंग से अपना जो लेक्चर है वो आप तैयार कर सकते हैं।